और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Remarks and a presentation by Shri Love Agarwal ji. Afterwards, Dr. Randeep Guleria ji will make his remarks. This will be followed by summing up by Dr. Paul, especially on the revised guidelines. Shri Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, वह 25 मई में 2 लाख से कम, 31 मई में करीब 1.5 लाख केसेस, और अब घटते घटते अब हम उन केसेस में पाते हैं कि 1 लाख से कम, यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं, और जो हाईएस्ट पीक देश में नोट की गई है उससे कंपेयर करें तो देखते हैं कि अराउंड 79% डिक्लाइन इन केसेस विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक इन डेली न्यू केसेस। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमने इस विषय में कई बार पहले भी बात की है कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू बनाने के लिए जो कार्य हमें फील्ड पर करना है, बी इट इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कंटेनमेंट एंड अदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्टिविटीज, वह इसी तरह से सतत प्रयास के रूप में हमें करना पड़ेगा। हम इसी को देखें तो पाते हैं कि हमारे जो एवरेज डेली न्यू केसेस जो देश में करीब 5 से 11 मई वाले हफ्ते में 3,87,000 थे, उस समय के बाद से, उस वीक के बाद से हम कंटिन्यू डिक्लाइन नोट कर रहे हैं, और अब केसेस घटते घटते एवरेज वीकली केसेस भी अगर हम देखें तो पाते हैं कि वह 1,17,000 केसेस हो चुके हैं। यानी कि जो हमने एक ओवरऑल डिक्लाइन 33% का केसेस में पिछले एक हफ्ते में नोट किया है, उससे पिछले हफ्ते में 28% था, 23% उससे पहले हफ्ते में था, और 17.5% उससे पहले हफ्ते में था। यहाँ मुख्य विषय हमें यह देखना है कि हम देख रहे हैं कि जो गति, जिस गति से केसेस देश में कम हो रहे हैं फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से, उस गति में भी हम एक इम्प्रूवमेंट पा रहे हैं, जिसके तहत ही कि पिछले एक हफ्ते में करीब 33% देश में ओवरऑल रिपोर्टेड केसेस में कमी आई है। इसी के साथ ही वह जिले जो कि हाई केसेस रिपोर्ट कर रहे थे, जहां वीक एंडिंग 4 में हमारे देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटकर 209 जिले रह गए हैं। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें अप्रॉक्सीमेटली 322 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस रिपोर्टिंग में, केसेस की रिपोर्टिंग की गति में काफ़ी कमी नोट की गई है। एक स्थाई पर जहां पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो होम आइसोलेशन या हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पाते हैं, हम उसमें भी काफ़ी कमी महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां 10 मई के समय पर देश में 37.45 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 13 लाख के करीब केसेस रह गए हैं। दिस इज ए ग्रेट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ अराउंड 24 लाख के करीब हमारे जो एक्टिव केसेस हैं, वह पिछले करीब एक महीने में देश में हमने उसमें कमी नोट की है, जो कि करीब 65% रिडक्शन इन एक्टिव केसेस है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिव केसेस थे 7 मई के समय पर, 3 मई के समय पर जो 17.13% टोटल केसेस का अनुपात थे, वह अब घटकर 4.5% रह गए हैं। इसी के साथ ही एक स्थाई पर जहां हमारे एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, हमारे डेली रिपोर्टेड केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी इन पेशेंट जो होम आइसोलेशन या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ नोट की गई है। जहां पर 3 मई के समय देश में ओवरऑल रिकवरी रेट 81.8% था, वह बढ़ा 18 मई को 85.6% हुआ, 27 मई को उसने 90% का एक बेंचमार्क क्रॉस किया, और अब हम देश में पाते हैं कि हमारा ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% हो गया है।
यह पिछले 2.5 महीने बाद हम इस लेवल ऑफ रिकवरी रेट को अपने देश में पा रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से पूरे देश में ओवरऑल रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। इसी तरह से हम देखें, अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,82,000 के करीब रिकवरीज हुई हैं, यानी कि जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे दुगना देश में रिकवरीज काउंट की गई हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो पाते हैं कि हर स्टेट में अब रिकवरीज रिपोर्टेड डेली केसेस से ज़्यादा है और 6 स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रिकवरी इन लास्ट 24 आवर्स डिनोट की है। इसके साथ ही एक स्थाई पर जब देश में हमने देखा कि केसेस में गति पाई जा रही है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी स्थाई पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक प्राइम एक्शन मानते हुए हमने अपने देश में टेस्टिंग की गति भी बढ़ाई। जहां 7,70,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से हम कर रहे थे फरवरी में, वह बढ़ते बढ़ते अब 18 से 20 लाख के अनुपात में हम देश में करते आ रहे हैं। एक स्थाई पर जहां हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई है, दूसरे स्थाई पर अंडरस्टैंडिंग द रनअवे इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है, उसके तहत भी हमने देखा है कि जहां 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल एवरेज पॉजिटिविटी 21.4% थी, वह पिछले 4 हफ्तों से हम उसमें भी कमी नोट कर रहे हैं और घटते घटते 1 से 7 जून वाले अगर हम सप्ताह को लें तो एवरेज पॉजिटिविटी देश में अब घटते घटते 6.3% हो गई है। हमारे देश में पिछले 15 दिनों से 10% से लेस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज़ एज लो एज 4.62% एंड ये करीब 2.5 महीने बाद इस लेवल ऑफ पॉजिटिविटी हम देश में नोट कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी ट्रेंड देश में हम कमी पा रहे हैं। सारी स्टेट्स में एक्सेप्ट फॉर 2 स्टेट्स में हमने देखा है कि ओवरऑल डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट की जा रही है और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम है। एक स्थाई पर जब हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट उस पर लगे हुए हैं, दूसरे स्थाई पर एक और अस्त्र के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर विस्तृत रूप से काम चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल 1.69 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.5 करोड़ डोजेज और पीपल अब 45 ईयर्स को 16.37 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी तरह से एक नया एज ग्रुप जो कि 18 से 44 वर्ष का है, उसको भी 3.06 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। यानी कि देश में अब तक 23.62 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। आप सबकी नॉलेज में होगा कि कुछ नए निर्णय वैक्सीनेशन कवरेज के विषय में लिए गए हैं, जो कि मेरे सीनियर कुलीग आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। इसके साथ ही एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में रखना चाहूँगा। जब हम अपने देश में कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि किन परिस्थितियों में हम कोविड मैनेजमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इस विषय में जैसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा कि हमारे देश की हर स्टेट, हमारे देश का एवन जिला एट टाइम्स आर बिगर देन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है, कैसे हम इसमें सबको साथ लेके चल के हमें ओवरऑल मैनेज करना है और क्या हमारा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, इस पब्लिक हेल्थ चैलेंज को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें करीब 22.46 करोड़, यह जनसंख्या अगर देखें तो ब्राजील जैसे एक देश की जनसंख्या इसके समान है। और साथ में अगर हम एरिया देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि उस देश की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हम हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज अगर हम आसपास रहेंगे तो ज़्यादा फैलेगी। तो एक स्थाई पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 360 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो ब्राज़ील में ये एज लो एज 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट को ही एक उदाहरण के रूप में ले तो हम पाते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 14 गुना ब्राज़ील से ज़्यादा है। यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का चांसेस जो हैं उतने ही उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसी को अगर हम देखें उस सिचुएशन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जहां ब्राज़ील में अब तक रिपोर्टेड केसेस 1.69 करोड़ हैं,
उत्तर प्रदेश में 16.9 करोड़, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल केसेस रिपोर्टेड इन इक्वलेंटली प्लेस्ड, इक्वलेंटली पॉपुलेशन कंट्री इज व्हाट यूपी हैज रिपोर्टेड। अगर केसेस पर मिलियन हम यानी कि इसको अनुपात को लेना चाहें कि पॉपुलेशन नॉर्मलाइज वे में समझना चाहें, तो जहां ब्राजील में 79,000 केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए, उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट के अंदर ही 7,000 के करीब केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम पीक को एनालाइज करें कि कितने केसेस एक प्रतिदिन में हमारे देश में या हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में रिपोर्ट हुए, तो हम देखेंगे कि जहां पर ब्राजील में हाईएस्ट पीक was 759 केसेस पर डे पर मिलियन एज ए पीक, इसी तरह यूपी में इट इज एज लो एज 169, यानी कि 4.4 टाइम्स कम इस अनुपात में यहाँ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से एक और स्टेट को अगर हम एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, जैसे गुजरात, एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 7.34 करोड़, यूनाइटेड किंगडम एक डेवलप्ड देश, उसकी पॉपुलेशन 6.82 करोड़। वहाँ पर हम एरिया अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन, गुजरात का एरिया यूनाइटेड किंगडम के एरिया से जो है 1.5 टाइम्स का वेरिएशन, पॉपुलेशन डेंसिटी में 1.3 टाइम्स का वेरिएशन। बट अगर केसेस देखें, कितने केसेस एक डेवलप्ड देश में वर्सेस एक स्टेट में हमने रिपोर्ट किए पाए, तो उस विषय में हम देखेंगे कि 5.5 टाइम्स लेसर केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड विज़ यूके। सिमिलरली अगर हम केसेस पर मिलियन एनालाइज करें तो 5.1 टाइम्स ऑफ केसेस पर मिलियन लेसर हैव बीन रिपोर्टेड इन गुजरात विज़ इवन ए कंपेरेबल स्टेट विद दैट इक्विवेलेंट पॉपुलेशन। सिमिलरली केसेस डेली पीक को अगर एनालाइज करें तो यू विल फाइंड इट कि 4.2 टाइम्स लेस पीक आई है। हम आप लोगों की दृष्टि में ये सारे विषय क्यों लाना चाह रहे हैं, इसके विषय में मैं आपसे एक संबंधित विषय हाईलाइट करना चाहूँगा कि जहाँ हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और जहाँ हम किसी भी एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ की बात करते हैं, तो हमेशा एक ट्रेडिशनल डिस्कशन आता है कि कितना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हैं, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और क्या उस देश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस अनुपात में वहाँ पर लोग रह रहे हैं। इन सब को हम दूसरे देशों से अगर कंपेयर भी करें, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, I would like to submit, I would like to highlight and bring it to your kind notice the very fact कि इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अगर हम एनालाइज करें तो इंडिया जब इन केसेस को मैनेज कर रहा है तो इट इज एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज। बट व्हाट हैज बीन आवर एडवांटेज, व्हाट हैज बीन आवर स्ट्रेंथ? आई वुड लाइक टू हाईलाइट, हमारी स्ट्रेंथ शुरू से रही है जन आंदोलन, हमारी स्ट्रेंथ रही है हाईएस्ट कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, हमारी कमिटमेंट रही है हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पिछले 1 साल 5 महीने से इन अथक प्रयासों के द्वारा जितने रिलेटिव डिसएडवांटेजेस हम लोगों के सामने कभी भी आए उनको समझते हुए उन्होंने कार्य किया और देश में ओवरऑल केस मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट दिया। ओवरऑल इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें देश की परिस्थिति को तो आप पाएंगे कि जहां इंडिया में ओवरऑल केसेस पर मिलियन 20,882 के 22 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इटली का एक कंपैरिजन करें तो वहां पर करीब 70,000 के करीब केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि वहां पर 3.4 टाइम्स केसेस उस देश में रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से अगर हम यूएसए लें तो वहां 1 लाख के करीब यानी कि 5 टाइम्स उस अनुपात में, यानी कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय आवर कम्युनिटी, एफर्ट्स डन बाय आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी आर एबल टू रिड्यूस केसेस बाय 1/5। इसी तरीके से जो हमारा एक मापदंड होता है कि एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जिसको कि हम मैनेज कर रहे हैं क्लिनिकली, उन केसेस की अगर हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि जहां हमारे देश में 945 केसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव केसेस पर मिलियन के अनुपात में हम गिनना चाहेंगे, तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को ही देखें तो 2,762 यानी कि 2.9 टाइम्स केसेस, एक्टिव केसेस आज भी वहां पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसी तरह से और अगर देशों से तुलना में करें तो
तो यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो वहां पर 16,425 एक्टिव केसेस पर मिलियन, यानी कि 17 टाइम्स। इसी तरह डेथ पर मिलियन, हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात की है, एक भी डेथ हमारी संवेदना को हर्ट करती है। लेकिन अगर हम देखें कि इस कठिन परिस्थितियों में देश ने मिलकर कैसे काम किया, कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने महीनों महीनों घर जाए बिना काम किया, कैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ने कंटेनमेंट में हमें सपोर्ट किया, तो उसके कारण से अगर हम देखें तो और देशों की तुलना में हमारे देश में डेथ पर मिलियन भी रिलेटिवली बहुत कम रही है। यह विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आपके कंटिन्यूड सपोर्ट की जरूरत है। ये चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हमारी बैटल अगेंस्ट कोविड-19, इसके प्रिंसिपल्स वही हैं। प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिटी ड्रिवन इंटरवेंशंस, कम्युनिटी का सपोर्ट, यानी कि फोकस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वही मुख्य प्रिंसिपल्स 2 गज की दूरी, मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच, फोकस ऑन हैंड हाइजीन, और उसी के साथ हम हेल्थ सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। जैसे कि हमने कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने कम समय में हॉस्पिटल्स बना के टेम्परेरी हॉस्पिटल और परमानेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, उसी तरह से हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें और साथ में नए हथियार के रूप में वैक्सीनेशन का सदुपयोग करें। उसके साथ ही हम इस बीमारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस लड़ते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब अब तक जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी मिलकर इसमें लगी रहेगी, तभी, क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस कोविड मैनेजमेंट पर बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। जैसे श्री लव अग्रवाल जी ने कहा कि हमारी स्थिति अभी पहले से बेहतर है, केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं और कई एरियाज़ में अब ग्रेडेड अनलॉकिंग भी शुरू हुआ है। लेकिन साथ साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएंगी या आ सकती हैं, और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजुअली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में, तो भी ये देखा गया। और ये शुरू में क्योंकि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है तो इसमें वेव्स, मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज़ इम्यूनिटी। लेकिन ये वेव शुरू में क्यों आती हैं? एक तो वायरस के कारण हो सकती हैं कि वायरस कुछ हद तक चेंज करता है और वो न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट देखें जो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। लेकिन ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये 1918 में भी देखा गया। और 1918 का अगर हम डेटा देखें तो सेकेंड वेव वॉज द मोस्ट बिगेस्ट वेव, मैक्सिमम डेथ्स एंड केसेस हैपेंड इन द सेकेंड वेव, लेकिन उसके बाद देयर वाज अ स्मॉलर थर्ड वेव ऑल्सो। जब भी केसेस बढ़ते हैं देयर इज़ देन फियर इन पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, और उसमें ये होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनफैक्ट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो हैं वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, लॉकडाउन भी हो जाता है, तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता, और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है, और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है, और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है, या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, और फिर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है, और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है, और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, जब तक हम ये ना कह पाएँ कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी, देन दीज वेव्स विल स्टॉप
लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें, तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे, दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज़, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगे। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें, और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे। और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट वेव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन की द सब्सिक्वेंट वेव्स आर गोइंग टू कॉज मोर सीवियर डिजीज इन चिल्ड्रन। थैंक यू। डॉक्टर वीके पॉल जी। थैंक यू डॉक्टर गुलेरिया, थैंक यू लव। अगले कुछ मिनटों में जो हमारे वैक्सीन की न्यू गाइडलाइंस आई हैं प्रोग्राम की, उनके बारे में चर्चा करेंगे ब्रीफली। तो 1 मई से एक व्यवस्था लागू करी गई। उस व्यवस्था का परिप्रेक्ष्य ये था कि 16 जनवरी से जैसे हम चले हुए थे और उसमें हेल्थ केयर वर्कर से शुरू करके फ्रंटलाइन वर्कर्स जुड़े, फिर एज के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन की गई। उस पीरियड के दौरान जो इनपुट्स आई उसमें एक मुद्दा इमर्ज होता था कि स्टेट्स शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेट्स वांटेड टू टेक पार्ट इन implementing the program but also procurement and having flexibility with regard to the priority groups। ये सुना गया, बताया गया, लिखा गया। उसको मद्देनज़र रखते हुए और वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज़ गति लाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था के अंतर्गत मई के महीने में और अभी भी एक स्वरूप उभर के आया जिसमें कि भारत सरकार जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वैक्सीन उनका 50% प्रोक्योर करती है और दूसरा 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है चैनल्स में। इस बीच में ये जो एक बदलाव लाया गया, एक ट्रायल की तरह के ये रिस्पांस में था स्टेट गवर्नमेंट्स के सजेशंस के और पब्लिक डोमेन में जो सजेशंस आए, जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें कुछ मुश्किलातें सामने दिखनी शुरू हुई और फीडबैक आया, ऑफिशियल फीडबैक आया, पब्लिक स्पेस में फीडबैक मिला। और स्पेसिफिकली 12 स्टेट्स ने ये रिक्वेस्ट करी पिछले महीने में कि सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट पे वापस जाना चाहिए। इसमें 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, एक चीफ सेक्रेटरी हैं। ये आपके सामने इसमें दर्शाया गया कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट केम दैट वी शुड गो बैक टू सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट and then implement the program in a concerted way based on their experience, based on the experience of other states and the narrative in the public domain. Next slide, please. As you would expect, वैक्सीनेशन प्रोग्राम इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी समीक्षा, इसके ऊपर ओवरसाइट, इसके ऊपर इंटरनल डिस्कशंस ऑन अ डेली बेसिस होती हैं। The Government of India teams have been watching the entire implementation of the vaccination program
and particularly in this phase, because this was shift from the way we were doing things up to a point and then moved into a different model. So this was constantly being done, and the reviews were taken at the highest level by the Honorable Prime Minister on the 15th and the 21st of May. But even prior to that, continuously the situation was being watched, connect with states was there. लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 15 और 21 को रिव्यू लिया, उसके बेस के ऊपर उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि इस पॉलिसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जो बदलाव की ज़रूरत है गाइडलाइंस में, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आगे कैसे बढ़ना है, और ये जो रिक्वेस्ट साथ साथ आ रही हैं उनको लेके आगे क्या बदलाव लाना है, वो एक डायरेक्शन हमें दिया गया। और उस डायरेक्शन के बाद टीम्स रीच्ड आउट टू amongst us, did more analysis, got feedback from the manufacturers, spoke to the states in a systematic way and to see what is the best way forward. We also looked at the practices across the globe at the same time. And then, as you know, the Honorable Prime Minister addressed the nation yesterday and provided us details of the new guidelines in relation to the vaccination program. And we will talk about them, and these have been issued today, this morning, and you may have seen the document. The point remains that मई के महीने की व्यवस्था को पूरी तरह से नज़र पे रखा गया, उसके फ्लो में को देखा गया, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझा गया, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन लगा कि अब हमें बैक टू सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होगा और उसके भीतर ही स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन में होगी उसको चिन्हित किया जाएगा। सो अंडर द न्यू गाइडलाइंस, एज यू आर अवेयर, the Government of India will procure 75% of the vaccines being manufactured in India. जो भारत की धरती पर वैक्सीन बन रहे हैं उनका 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, और ये सारा स्टेट्स को फ्री दिया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी, और इनको आगे फ्री एलिजिबल पॉपुलेशन तक मिलेगा through the government vaccination centers in various states, districts, towns and villages. So free access to vaccine to the people of India. So ये देख रहे थे आप स्वास्थ्य मंत्रालय की जो नियमित संवाददाता सम्मेलन है, उसमें ख़ास तौर पर कोविड का जो वर्तमान स्थिति है और वैक्सीन को लेकर के जो नई गाइडलाइन जारी की गई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे थे। और इस वक्त हम आपको आगे की